ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। मुंबई टेस्ट के दीक्षांत समारोह में सीजीआई नहीं होंगे चीफ गेस्ट। उनकी जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाया। हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी में विरोध के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, गोवा की जमीन जंगल जल को बचाना है तो एक होना होगा। बीते दिन खड़गे ने गोवा में की थी जनसभा। कॉकरोच जनता पार्टी के वर्कर के पिता की जान जाने का मामला, 8 लोग गिरफ्तार। आशुतोष नाका का दावा, स्कूल का वीडियो बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, छात्र नेता देवेंद्र महतो ने खत्म किया अनशन। सरकार के फैसले को बताया झारखंड की बड़ी जीत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने पर फूट फूट कर रोए नियुक्त अभ्यर्थी। बोले, एक पल में हम हो गए बेरोजगार। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का मंडी दौरा रद्द, देवरी स्कूल का करना था उद्घाटन। सीडब्ल्यूसी में शामिल होने आज दिल्ली वापस लौट सकती हैं प्रियंका। कंटेंट हटाने की जानकारी वावले मामले पर केंद्र सरकार की मस्क को चेतावनी। कहा, भारतीय कानूनों का करना होगा पालन। सीवान में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर चलाई गई थी AK-47। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने दिया जवाब। कहा, भीड़ में फंसे कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में चलाई AK-47। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, यूपी सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट। आरोपियों पर एक्शन की तैयारी तेज। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, यूपी के 8 लोगों की गई जान, 22 घायल। सीएम योगी ने 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान से बातचीत की डेडलाइन बढ़ाने से इंकार। कहा, जरूरी शर्तों वाला समझौता नहीं करना चाहता तेहरान। इस्लामाबाद समझौते की 60 दिन की समय सीमा हो चुकी है खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की दी धमकी। कहा, ईरान मुद्दे पर बीच में न आए। ईरान से बातचीत जारी होने का किया दावा। IRGC ने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की सेव अमेरिका एक्ट को वापस कराने की अपील। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर दिया जोर। कहा, भारतीय चुनाव आयुक्त ने अमेरिकी व्यवस्था पर उठाए सवाल। बांग्लादेश को इस्लामिक नेटो में लाने की तैयारी, टर्किश अखबार येनी शफाक ने चर्चाओं को दी हवा। कहा, ऐसा हुआ तो भारत के लिए खड़ी हो सकती है नई चुनौतियां। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने की मिली सजा। रूस के विपक्षी नेता लेव श्लोसबर्ग को 11 साल की जेल, चुनाव लड़ने पर भी लगा बैन। भारत के डीप टेक सेक्टर में फंडिंग की रफ्तार तेज, कुल 11.4 अरब डॉलर में 85% पूंजी पिछले 6 साल में आई। इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन ने दी जानकारी। टीवी रेटिंग का गहराया संकट, सरकार की नई नीति के चलते विज्ञापन बाजार पर बड़ी चिंता। सरकार ने टेलीविजन दर्शकों की माप और टीवी रेटिंग को रोकने के दिए आदेश। डॉलर के मुकाबले 99 तक गिर सकता है रुपया। महंगे तेल और वैश्विक जोखिम ने बढ़ाया दबाव। फिच सॉल्यूशंस की रिसर्च कंपनी BMI का बड़ा दावा। अब आटा और रोटी भी हो सकता है महंगा, 4% तक बढ़े गेहूं के दाम। काला सागर में तनाव से सप्लाई पर मंडराया संकट। देश के रोजगार मोर्चे से आई बड़ी राहत, अर्थव्यवस्था में कामगारों की बड़ी भागीदारी। जुलाई में गिरकर 5.1% पर आई देश की बेरोजगारी दर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए आंकड़े। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। याद आए हमारी तो रोना नहीं।
लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। झारखंड में पिछले 24 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। कई छात्र अनशन पर बैठे हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। और अब इस आंदोलन के बीच छात्रों को बड़ी राहत मिलने का दावा किया जा रहा है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ 2 दौर की बातचीत के बाद कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों को मानने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों से 2 राउंड की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है और उनके जायज मांगों को मानते हुए 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और जेएसएससी सीजीएल की जांच सीआईडी से कराने का फैसला लिया गया है। अगर किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार ईडी को पत्र लिखेगी। बता दें, सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच की निगरानी न्यायिक समिति के जरिए कराई जाएगी और जांच को 90 दिनों के अंदर पूरा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने की अपील भी की है। राहुल ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए छात्रों की मांगों को जायज बताया और समाधान की हर संभव कोशिश करने की मांग की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला अब मोदी सरकार पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वाहन मालिकों का कहना है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है। E20 फ्यूल पर विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री फिर से शुरू करनी चाहिए। नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। इथेनॉल में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसे खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर इथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि अंडे, चिकन और दूध के दाम बढ़ेंगे, जिससे सीधे तौर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के सलाहकार का कहना है कि देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर दौड़ रहे हैं जो पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं, जो BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। सरकार अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेच रही, लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से नहीं चल पाती। वहीं उन्होंने सुझाव दिया है कि जब तक 8 करोड़ पुरानी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन नहीं कर लिया जाता, तब तक पेट्रोल पंपों पर पुराने E10 पेट्रोल की बिक्री भी जारी रखनी चाहिए। इससे पुरानी गाड़ियां खराब होने से बच सकती हैं। वहीं अब जिस तरह सरकार के सलाहकार ने ही E20 की खामियों को उजागर किया है, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। DB लाइव की रिपोर्ट। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार में हुए तमाम काम और उपलब्धियां गिनवाई हैं। फिरोजपुर कैंट बोर्ड स्टेडियम में 80वें आजादी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आजादी का 80वां दिवस पंजाब की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का साल होगा।
पहली बार माँ बेटियों को अपनी मर्जी के अनुसार पैसे खर्च करने की आजादी मिल रही है, जिसमें मामा दिया सत्कार योजना के तहत पंजीकृत 74.59 लाख महिलाओं में से 65 लाख से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि मिल चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि महान राष्ट्रीय नायकों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करके सबकी भलाई और खुशहाल रंगला पंजाब बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सशक्तिकरण की ये भावना पूरे पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार, खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने, नशे के खिलाफ निर्णायक जंग और जन सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ पंजाब की पहचान अमन शांति और भाईचारे साझ को कायम रखकर बढ़ाई जा रही है। अपनी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया। वहां शहीद आजम की मूर्ति भी लगाई गई। पिछले 4.5 सालों में उनकी सरकार ने पंजाब के विकास और तरक्की के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मेरे लिए ये बहुत मान और संतुष्टि की बात है कि प्रदेश सरकार ने 4.5 सालों में अपनी सारी गारंटियां पूरी कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि पंजाब में नफरत के लिए ना कोई जगह थी, ना आज है और ना ही कभी होगी। पंजाबी पंजाब विरोधी ताकतों को सिर उठाने नहीं देंगे। जिस तरह सीएम मान ने अपनी सरकार में हुए काम के कसीदे जनता के आगे पढ़े हैं, उससे साफ है कि वो जनता को याद दिला रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने राज्य में कितना काम किया है। साथ ही आगामी चुनाव में वो जनता को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये कोशिश कितनी काम आती है। मॉडल एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में अब जांच की दिशा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट में त्विशा की मौत को आत्महत्या बता दिया है। बोर्ड के मुताबिक त्विशा के शव पर ऐसी कोई चोट नहीं मिली जिससे मारपीट, हमले या संघर्ष का संकेत मिलता हो। ये रिपोर्ट 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने तैयार की थी और इसे 10 जुलाई को सीबीआई को सील बंद लिफाफे में सौंपा गया था। 11 पन्नों की ये फाइनल रिपोर्ट अब सामने आई है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक त्विशा के शरीर पर ऐसी कोई दूसरी चिकित्सीय या फिर मेडिको लीगल चोट नहीं मिली जो ये बताए कि मौत से पहले उनके साथ मारपीट हुई थी या कोई संघर्ष हुआ था। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लिगेचर से एंटी मॉर्टम हैंगिंग बताया गया है, यानी मेडिकल जांच के मुताबिक फांसी लगाने से पहले शरीर पर ऐसी चोटों के प्रमाण नहीं मिले जिन्हें हत्या या संघर्ष से जोड़ा जा सके। एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी कहा कि मेडिकल बोर्ड ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मामले के सभी संभावित पहलुओं की विस्तार से जांच की। उनका कहना था कि आत्महत्या का मामला था और शव पर मारपीट का कोई निशान नहीं मिला। एक तरफ एम्स की रिपोर्ट मौत को आत्महत्या बता रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की चार्जशीट में आरोपों के खिलाफ कुछ धाराओं के तहत अपराध स्थापित होने की बात भी कही गई है। चार्जशीट के निष्कर्ष वाले हिस्से में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 108 और 3-5 के तहत अपराध स्थापित होना बताया गया है। यहीं से मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच सामने आता है। आरोपी पक्ष के वकील इनोज जॉर्ज कार्लो का कहना है कि निष्कर्ष वाले हिस्से में दहेज मृत्यु या दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप कायम नहीं रखा गया। उनके मुताबिक निष्कर्ष में सिर्फ बीएनएस की धारा 85, 108 और 3-5 का उल्लेख है। त्विशा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता अंकुर पांडे ने इस दावे पर अलग बात कही है, सुनिए। आज सीबीआई द्वारा जो दोनों आरोपी हैं गिरिबाला सिंह, समर सिंह, इनके विरुद्ध बीएनएस एक्ट जो है उसके अंडर जो प्रोविजंस हैं डाउरी डेथ के, अबेटमेंट टू सुसाइड के और इसी के साथ साथ उन्होंने जो क्रुएलिटी है इन धाराओं में उनके अगेंस्ट और कॉमन इंटेंशन की दोनों आरोपियों की संलिप्तता क्या है, दोनों एक इंटेंशन से जो क्राइम करा गया है वो दोनों की उसमें संलिप्तता है। इन धाराओं में उन्होंने आज चालान पेश करा है। इसी के साथ साथ डाउरी एक्ट जो है उसकी धारा 3 और 4 में भी उनके अगेंस्ट आज चालान पेश करा है और मजिस्ट्रेट से साथ ही मांग करी है, रिक्वेस्ट करी कि जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं जिनकी संदिग्ध भूमिका है जो सीबीआई ने फिगर आउट करी है 90 दिनों में या उनके अगेंस्ट जो एविडेंसेस मिले होंगे, इसके संबंध में उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट से और संभवतः अगर आगे चल के उनकी भूमिका इसमें आती है या कोई और एडिशनल एविडेंसेस मिलते हैं तो वो सप्लीमेंट्री चालान पेश करेंगे। सर सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्स्ट पोस्टमार्टम दोनों लगी होंगी, अभी हमने देखा नहीं है। 800 से ऊपर पेज की चालान है, परंतु क्योंकि इन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ इनके संबंध में जमा करा है तो अभी संभवतः सुसाइड ही है जो बताया गया है। बाकी इसके बाद हम पूरा अवलोकन करेंगे चालान का। विक्टिम का राइट होता है अगर वो चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन इसी स्टेज पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है, जिससे हम अगर इन्वेस्टिगेशन के किसी एस्पेक्ट से या किसी भाग से अगर हम असंतुष्ट हैं तो विक्टिम का राइट है वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। मामले में सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई की जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। त्विशा के आईफोन से
से डेटा एक्सट्रैक्शन की रिपोर्ट अभी लंबित है। सीबीआई के मुताबिक फोन से ऐसी सामग्री मिल सकती है जो आरोपियों की भूमिका को और साफ कर सकती है, मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने ला सकती है, नए गवाहों से जुड़ी जानकारी दे सकती है और घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकती है। यानी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी डिजिटल एविडेंस की जांच को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरोपी के घर से जब्त किए गए डीवीआर से निकाला गया डेटा भी फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल और डीएफएसएस नई दिल्ली भेजा गया है। सीबीआई ने बताया कि डीवीआर के डेटा की फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। अगर जांच के दौरान डेटा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या टैंपरिंग सामने आती है तो सीबीआई इस पहलू पर आगे की जांच करेगी। इसलिए डीवीआर की रिपोर्ट भी केस में आगे की दिशा तय करने में अहम हो सकती है। सीबीआई ने अदालत से आरोपी गिरिबाला सिंह और समर सिंह के खिलाफ कानून के मुताबिक ट्रायल चलाने की मांग की है। साथ ही एजेंसी ने बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच जारी रखने की अनुमति भी मांगी है। इसका सीधा मतलब है कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद जांच के कुछ हिस्से अभी खुले हैं, खासकर आईफोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीवीआर की रिपोर्ट और दूसरे डिजिटल सबूत। इनसे अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो जांच आगे बढ़ सकती है। बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थी। उनकी मौत के बाद मामले में 2 अलग अलग दावे सामने आए। पहले पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश में दिल्ली एम्स से ट्विशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। इसके बाद 24 मई को दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। अब इसी मेडिकल बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें मौत को आत्महत्या बताया गया है। अब इस केस को लेकर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि एम्स ने आत्महत्या बताई तो फिर आरोपियों पर धाराएं क्यों लगी। तो बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट मौत के तरीके पर निष्कर्ष देती है, जबकि आपराधिक जिम्मेदारी का सवाल अलग कानूनी और साक्ष्यगत पहलुओं पर तय होता है। दूसरा सवाल है दहेज मृत्यु की धाराओं को लेकर स्थिति क्या है। आरोपी पक्ष कह रहा है कि निष्कर्ष में ये धाराएं नहीं है, जबकि ट्विशा के परिवार के वकील का कहना है कि चार्जशीट के पहले पन्ने पर इनका उल्लेख है। फिर सवाल उठता है कि आईफोन में क्या मिलेगा। फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चल सकता है कि मौत से पहले और बाद में ट्विशा के संपर्क में कौन था और फोन में मामले से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मौजूद है या नहीं। चौथा सवाल यह है कि डीवीआर में क्या रिकॉर्ड हुआ। डीवीआर के जांच से घर या आसपास की गतिविधियों से जुड़े डिजिटल सबूत सामने आ सकते हैं। अगर डेटा से छेड़छाड़ मिली तो जांच का एक नया पहलू भी खुल सकता है। और पांचवा सवाल यह है कि क्या सीबीआई की जांच खत्म हो गई है। तो उसका जवाब है नहीं। सीबीआई ने खुद आगे की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है। इसलिए लंबित फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद नए तथ्य सामने आने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल एम्स की फाइनल रिपोर्ट ने हत्या के मेडिकल एंगल को कमजोर जरूर किया है, लेकिन सीबीआई की जांच में डिजिटल सबूतों और आरोपियों की कथित भूमिका से जुड़े कई सवाल अभी बाकी हैं। आने वाले आईफोन और डीवीआर रिपोर्ट इस केस की आगे की दिशा के लिए बेहद अहम हो सकते हैं।